आज हमारे साथ फेस टू फेस में विशेष मेहमान के तौर पे उपस्थित हैं उत्तराखंड के प्रख्यात शिक्षाविद, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर उदय प्रताप सिंह रावत। आज इनसे उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा के भविष्य, उच्च शिक्षा के भविष्य, उसकी वर्तमान स्थिति, इन सारे विषयों पर गहन बातचीत करेंगे। सीधे चलते हैं डॉक्टर रावत जी के पास। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में। स्वागत है आपका। आप इस राज्य के एक बेहद विद्वान शिक्षाविदों में शुमार किए जाते हैं। दो विश्वविद्यालय के आप वाइस चांसलर हैं। हमारे दर्शकों के लिए आप प्रकाश डालिए कि उत्तराखंड में जो उच्च शिक्षा की क्या स्थिति है और उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए आपके स्तर पे क्या प्रयास और क्या प्रयोग होने वाले हैं। हाँ, देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड में उच्च शिक्षा की आपने बात की है तो मुझे लगता है कि जो हमारी वर्तमान सरकार है और इससे पहली वाली सरकार है, दोनों सरकारों ने काफ़ी अथक प्रयास किया है और आज इसका नतीजा है कि हमारे पास जो है 31 जो है विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से 11 जो है राजकीय विश्वविद्यालय हैं, जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, 4 डीम यूनिवर्सिटी हैं और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। तो उत्तराखंड में हायर एजुकेशन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, स्पेशली जो रिमोट एरियाज हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, गढ़वाल मंडल के, कुमाऊं मंडल के, जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं या जो SC ST पॉपुलेशन है जिनको ये उच्च शिक्षा का ज्ञान नहीं मिल सकता है, तो सरकार ने ऐसे इलाकों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की एक पहल की है, जो कि अच्छी पहल है। और जितने भी हमारे प्रत्येक जो जिला स्तर पर हैं, सभी जगह डिग्री कॉलेज, PG कॉलेज हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कॉलेज काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हमें ध्यान देना होगा, ज़रूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को हम कैसे बढ़ाएं। हमारे पास अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगता है कि फैकल्टी और उनकी क्वालिटी, कि हमारे पास अच्छी फैकल्टी हो, उनकी जो स्टैंडर्ड है क्वालिटी, और जो उनका रिक्रूटमेंट है वो UGC की जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हो, लाइब्रेरी की अच्छी फैसिलिटी हो, इंटरनेट हमारे पास प्रत्येक कॉलेज में होना चाहिए, जो कि बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी जगह अभी नहीं हैं। तो वो ऐसी प्रॉब्लम हमें रिमूव करना होगा। टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन संचार माध्यम जो है उनको प्रत्येक कॉलेज से हम लोग जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं और डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर भी इक्वली ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड में हमारे विश्वविद्यालय जो मैंने बताया, जिनकी संख्या 31 है, लगभग 3 लाख से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं, तो उनको एक शिक्षा देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी और कर्तव्य भी है। लेकिन कुछ पहलू हैं जिन पर हम लोगों को फोकस करना है। जैसे मैंने बताया, फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, उनका रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और सरकार ने अभी, हमारी सरकार ने जो है पब्लिक सर्विस कमीशन से परमानेंट जो फैकल्टी हैं उनके रिक्रूटमेंट की व्यवस्था की है। और जब तक वो नहीं आते तब तक हमारे यहाँ गेस्ट फैकल्टी है या कंट्रेक्चुअल पर जो फैकल्टी वहाँ अपॉइंट हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के उच्च शिक्षा जो है एक नई दिशा की तरफ जा रहा है। और विशेषकर हम लोगों का फोकस है कि जो हमारे फीमेल जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको हम, स्पेशली पहाड़ों में अगर आप जाएं तो अभी भी आपको जो है 80-90% जो वहाँ डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे हैं छात्राएं हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक तो हमारी सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, और लड़कियों के साथ पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या है सिक्योरिटी की। पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनकी बच्चियां जो है किसी बिना सिक्योरिटी के बाहर पड़े, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं उनके साथ होती है। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया है कि कम से कम पहाड़ों में एक जिला स्तर पर एक हॉस्टल का निर्माण हो महिलाओं के लिए, जहाँ की हमारे गर्ल्स स्टूडेंट जाएं और वो अपनी शिक्षा का स्तर बढ़ाएं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया है कि यूनिवर्सिटी में हमारे महामहिम राज्यपाल द्वारा बहुत ही एक इनोवेटिव प्रोग्राम्स किए गए हैं। उसमें रिसर्च के क्षेत्र में जो अच्छा रिसर्च करेगा उनको अवार्ड मिलेगा। टॉपर्स हमारे महामहिम राज्यपाल, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में पहली बार देखा हमने कि ऐसे महामहिम राज्यपाल जी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि टॉपर्स कॉन्क्लेव आयोजित होता है। उसमें जो अच्छे टॉपर्स हैं प्रत्येक यूनिवर्सिटी के, उनको प्रतिभाग करने का मौका मिलता है। अच्छे लोगों से, विद्वान लोगों से, रिसर्चर साइंटिस्ट से
पर्यावरणविदों से एक इंटरेक्शन का मौका मिलता है, उनको एक एक्सपोजर मिलता है, तो उनको प्रोत्साहन किया गया है। सिमिलरली हमने स्पोर्ट्स के फील्ड में भी इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी का एक स्पोर्ट्स कंपटीशन किया है, ताकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में एक जागृति आए, और उसमें वो है अपनी कंपटीशन की भावना से, करैक्टर बिल्डिंग के हिसाब से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलम भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका एकेडमिक पार्ट होता है। और अब हमारा एक नया पहल हमारे महामहिम राज्यपाल जी द्वारा लिया गया है कि जो हमारे इस समय से अभी 16 जो हमारा अप्रैल आएगा, उसमें उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में जो है एक क्विज कंपटीशन, जो हमारी राज्य सरकार की अभी शुरुआत है, 4 यूनिवर्सिटी जो देहरादून में है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, यहाँ से 2-2 पार्टिसिपेंट, एक लड़का एक लड़की आएंगे, और हमारे उत्तराखंड में 16 तारीख को एक क्विज कंपटीशन किया जाएगा, जिसका पूरा एक अवधारणा होगी कि उत्तराखंड के विषय में, चाहे हिस्टोरिकल पॉइंट से हो, जोग्राफिकल पॉइंट से हो, सोशल पॉइंट से हो, इकोनॉमिकल पॉइंट से हो, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट, सभी चीज़ों को उनको कितना अवेयरनेस उनमें है, उसमें एक जागृति पैदा करने की। आप उत्तराखंड में पढ़ते हैं, उत्तराखंड के आप बाशिंदा हैं, उत्तराखंड के बारे में आप क्या जानते हैं, तो एक नया हम लोगों ने, हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने एक इनिशिएटिव लिया है, और एक बहुत सराहनीय इनिशिएटिव है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं हायर एजुकेशन में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सारे अभिनव प्रयोग, जैसा कि आपने बताया, बहुत लंबा चौड़ा प्लान है। 31 विश्वविद्यालय इस राज्य में है, 13 जिलों का राज्य है, 13 जिलों के लिहाज से वो छोटा राज्य माना जाता है। और उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन आपके 31 विश्वविद्यालय में से एक भी विश्वविद्यालय न तो नए के लेवल पे, न यूजीसी के लेवल पे, न नेशनल जो रैंकिंग्स होती हैं, कहीं भी अपना स्थान नहीं बना पाया। ये विषय मैंने आपके उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सामने उठाया था कि यूनिवर्सिटी खोलने का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में न तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न तो अस्थायी कर्मचारी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, पूरी यूनिवर्सिटी में एक भी परमानेंट कर्मचारी नहीं है। तो आप किस तरह से इस चुनौती का सामना करेंगे? और एक और ट्रेंड देखने को मिलता है, आपके पहले भी जो वीसी रहे और अभी आपको भी शायद उसका सामना करना होता होगा कि शासन की ओर यूनिवर्सिटी को देखना पड़ता, जबकि ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, अपना फाइनेंस स्वयं उत्पन्न कर रही है, उसके बाद भी शासन की ओर आपको देखना पड़ता है। तो ये जो चुनौती है आपके सामने, इसे कैसे निपटेंगे? देखिए, आपका बहुत ही एक जेन्युइन क्वेश्चन है, ये चिंतनीय विषय भी है और इस पर विचार भी करना चाहिए गंभीरता के साथ। मेरा एक पर्सनल मान्यता भी है और जो आपके कथनानुसार भी। देखिए, आप जितना ज़्यादा यूनिवर्सिटी खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता है। जितने कि आप जो आपके पास अवेलेबल कॉलेजेस हैं, जो अवेलेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको आप स्ट्रेंथनिंग करें, वहाँ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्रिएट करें। एजुकेशन की जो क्वालिटी हमेशा डिपेंड करती है वहाँ के फैकल्टी के ऊपर करती है। फैकल्टी आपके क्वालिफाइड होने चाहिए, एज पर नॉर्म्स ऑफ AICTE या UGC या MCI की जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट होने चाहिए। तो जो आपने बात की है कि बिल्कुल सही है कि ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा बजाय क्वांटिटी के। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपने जो कहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कॉलेजेज हो गए हैं या हमारे इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं या यूनिवर्सिटी हो गई, वो बात सही है, लेकिन इसमें यह ऐसा नहीं। जो यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि पूरे यूनिवर्स, पूरे जो संसार के बच्चे हैं, हमारे राष्ट्र के बच्चे हैं, हमारे नेशनल के लेवल के हैं, दूसरे स्टेट के भी, वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो आ सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो बात आपकी सही है कि उसमें स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है। हम एग्री करते हैं कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो अभी उस स्टैंडर्ड के नहीं है जिसके लिए कि आपने बात की है कि रैंकिंग में नहीं आ पाता, एक्सेप्ट पंतनगर यूनिवर्सिटी को अगर आप छोड़ दीजिए, या कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, ये 2-3 यूनिवर्सिटी अगर आप छोड़ दीजिए। पंतनगर एक एक्सेप्शनल हमारे पास है, हमेशा रहा, उसकी हिस्ट्री रही है, ग्रीन इवोल्यूशन में भी उसने बहुत सारे काम किए हैं। स्पेशली जो हाइब्रिड सीड वेराइटीज़ हैं, ड्वार्फ वेराइटीज़ की जो फसलें हैं, गेहूं के ऊपर, चावल के ऊपर बहुत अच्छे काम हुआ है। तो आप नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ है। एक लीडिंग यूनिवर्सिटी रही है पंतनगर यूनिवर्सिटी। और सिमिलरली आपके जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नैनीताल यूनिवर्सिटी हमारे पास थे पहले, जो अभी भी है नैनीताल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे अच्छे डिपार्टमेंट हैं जिसने अच्छे अच्छे काम किए, अच्छे अवार्ड्स मिले हैं और अच्छा एक अपना नाम किया है। तो लेकिन नया यूनिवर्सिटी में ज़रूर हमें ध्यान देना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फैकल्टी, आपने बिल्कुल सही बोला, फैकल्टी को अच्छी फैकल्टी रिक्रूट करने पड़ेंगे। दूसरा जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ है
उनकी भी क्वालिटी से हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और शासन का जो है इंटरफेरेंस बिल्कुल यूनिवर्सिटी में कम होना चाहिए। पॉलिसी मैटर में शासन को बिल्कुल हम लोग पूछते हैं और पूछना भी चाहें। बाकी हमारे पास एकेडमिक काउंसिल होते हैं जो एकेडमिक अफेयर्स के ऊपर अपनी चर्चा करते हैं, निर्णय लेते हैं। फाइनेंस से, वित्त से संबंधित मामलों पर फाइनेंस कमेटी होती है और ओवरऑल जो सुपरविजन होता है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सभी हमारे जो लंबित मामले होते हैं, जो विचारणीय प्रश्नगत मामले होते हैं, वो सब डिसाइड होते हैं और जब इसी से हो जाता है तो उसको हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन पॉलिसी मैटर में हमें अवश्य सरकार से पूछना चाहिए। पॉलिसी मैटर में जैसे कि आप नए पोस्ट क्रिएट करते हैं, आप अपना प्रपोजल दे सकते हैं, सरकार को भेज सकते हैं, सरकार उसको सैंक्शन करे या न करे उनके परव्यू में है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी बहुत इसेंशियल पार्ट है बजाय कि क्वांटिटी के। तो ये दो पहलू हैं। हमें एक्सेलेंस कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमारा एक तरीका है कि हमें अच्छी फैकल्टी होनी चाहिए, अच्छा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर यूएस रावत एक ट्रबल शूटर के तौर पे सामने आते हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब वीसी साहब वहाँ के अचानक चले जाते छोड़ के, तो आपको वहाँ जिम्मेदारी मिलती है। श्रीनगर सुमन यूनिवर्सिटी जब बनती है तो आप उसके संस्थापक वाइस चांसलर बनाए जाते हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जब विवादों में आते हैं तो आपको उसका चार्ज दिया जाता है। तो यूएस रावत जो नाम है एक उम्मीद जगाता है, लोगों में एक उम्मीद जगाता है, आम जनता में भी और सरकार की संस्थाओं में भी एक ट्रस्ट है आपका कि आप जाएंगे तो वहाँ जो ट्रबल्स हैं, जो दिक्कतें हैं, जो चुनौतियां हैं, उसे निपटेंगे, उसे दूर करेंगे। टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करें जिसके परिसर में हम बैठे हुए हैं, एक भी स्टाफ परमानेंट नहीं है। उपनल के थ्रू तमाम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और परीक्षा का जो मूल्यांकन होता है उसकी एक गोपनीयता होती है। ऐसे कर्मी से उस काम को कराना कितना चुनौतीपूर्ण है और आप इससे निपटने की क्या योजना है? क्या आप एक जो ट्रबल शूटर है डॉक्टर यूएस रावत, इस ट्रबल को दूर करके जाएंगे? कितनी उम्मीद कर सकते हैं? मैं तो नहीं कह सकता मैं ट्रबल शूटर हूँ, लेकिन हाँ मैं अवश्य कहूँगा कि मेरे लगभग ये 38 साल का एक अपना करियर बहुत लंबा करियर रहा है और विधायक करियर रहा है। मैंने 10 साल भारत सरकार में एज ए साइंटिस्ट काम किया, एंटोमोलॉजिस्ट, और वहाँ के बाद में बीएचयू जैसे संस्थान में ज्वाइंट रजिस्ट्रार रहा हूँ। अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में मैं रजिस्ट्रार रहा हूँ। उसके बाद जब गढ़वाल विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट बना तो एमएचआरडी ने मुझे फर्स्ट रजिस्ट्रार वहाँ सर्व करने का मौका दिया है। और जब हमारा श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी तो हमारे महामहिम जो हमारे तत्कालीन जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल थे, उन्होंने मुझे प्रथम कुलपति नियुक्त होने का मौका दिया है विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुझे महामहिम राज्यपाल जी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे कि मैं वहाँ काम करूँ, जबकि पंत साहब रिजाइन करके चले गए थे। और पीएमटी के एग्ज़ाम या हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम जो कि बहुत ही टिपिकल एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ामों से, क्योंकि एमबीबीएस का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है विवादों में हमेशा रहता है, वहाँ का मैंने कार्य किया है और बड़े सफलतापूर्वक उसका संचालन किया है। आपने बात की टेक्निकल विश्वविद्यालय में, अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं जो कि हायर एजुकेशन या किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं होना चाहिए, स्पेशली यूनिवर्सिटी में, लेकिन उस पर मैं कमेंट्स नहीं करूँगा। यहाँ भी मुझे मौका दिया गया है और मेरी जो अवधारणा है कि एक तो सिंसियरिटी मेरा एक काम होता है, हार्ड वर्किंग एंड सिंसियरिटी और ट्रांसपेरेंसी। आप अगर आपका इंटेंशन सही है, आप ट्रांसपेरेंट मैनर में काम कर रहे हैं, आप रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कहीं असफल होंगे, बशर्ते कि आपको जो है एक सपोर्ट भी मिले। जहाँ तक आपने बात किया कि समस्याओं के समाधान के लिए मैं जाना चाहता हूँ, बिल्कुल सही बात है। चाहे मैं बनारस हिंदू इंस्टीट्यूट से रहा हूँ, मेरा वहाँ पर एक रिकॉर्ड, अभी भी आप जाइए, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह में इतनी प्रॉब्लम थी, जो टीचर रिटायर हो गए थे उनके प्रोजेक्ट से अनसेटल्ड अकाउंट होते थे, उनकी वहाँ पर पेंशन नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने उसको एक रिजॉल्व कराया है और किसी प्रकार से प्रोजेक्ट अकाउंटिंग बुक करके एक हम लोगों ने किताब निकाली थी, उसकी एक रजिस्टर टाइप का एक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और उसके बाद उसको हम लोगों ने फॉलो अप किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो मुझे भी, अगर आप बनारस यूनिवर्सिटी में अभी भी आप जाइए, अगर आप हमारा नाम ले लीजिए कि कोई यूएस रावत यहाँ हुआ करते थे, तो बिल्कुल सही है, लोग खुशी होगी, जो कि जिनकी सर्विस रिटायर हो गए, पेंशन नहीं मिल रही थी, तो ऐसा केसेस सेटल किया हमने वहाँ पर। अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुझे अभी याद खुशी होती है कि अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी
1996 का यूनिवर्सिटी है और मैंने 2004 में वहाँ ज्वाइन किया था। तो मेरे 8 साल से पहले वहाँ पर 6 रजिस्ट्रार चेंज हुए थे और मेरे आने के बाद 5 साल में जो है वो भी 4-5 रजिस्ट्रार चेंज हुए। मेरा केवल एक अकेला रजिस्ट्रार हुआ, आप रिकॉर्ड देखिए, जिन्होंने अपना 5 ईयर टेन्योर बिल्कुल कंप्लीट किया अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। उसके बाद गढ़वाल यूनिवर्सिटी में मेरा टेन्योर 3 साल का रहा है। बिल्कुल जितने भी रूल रेगुलेशन उस समय बनाने थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिसाब से, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ऑर्डिनेंसेज बनाने थे, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्विस रूल्स वगैरह सब फ्रेम आउट किए हैं और आज भी लोग उसको याद करते हैं कि हमने वो रेगुलेशन बनाए हैं, ऑर्डिनेंसेज बनाए हैं, जो कि अब चल रहे हैं। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी मेरा एक चैलेंजिंग टास्क जरूर था, क्योंकि फर्स्ट फाउंडर वाइस चांसलर था, कोई वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, स्थान नहीं था, इवन बैठने के लिए उस समय चेयर टेबल नहीं था जब मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन हमने उसको 3 साल में स्थापित किया है। और आपको ताजुब होगा कि जब मैंने 2012 में दिसंबर में ज्वाइन किया था तो मुझे मार्च 2013 में बोला गया कि आपको प्राइवेट परीक्षाएं करनी है और बीएड के एग्ज़ाम करने, मेरे पास कोई आदमी नहीं था उस समय। तो खैर मैंने 4-5 आदमी के सहयोग से जो है उस समय हमने 1,10,000 बच्चों का एग्ज़ाम कराया, प्राइवेट बच्चों का एग्ज़ाम। और उसके बाद समस्याएं धीरे धीरे जो है एफिलिएटिंग कॉलेज की जो है मान्यता हमसे शुरू होगी। आज हमारे पास 250-60 के लगभग जो है कॉलेजेज एफिलिएटेड है श्रीदेव सुमन के पास, और स्टाफ लिमिटेड है, बिल्कुल है ही नहीं, 4-5 लोग हैं जो रेगुलर हैं, बाकी सब उपनल के थ्रू हैं। सिमिलरली अगर आप देखें श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में हमारी एक चैलेंजिंग टास्क को हमने पूरा किया है। एग्जामिनेशन टाइमली होते हैं, रिजल्ट्स टाइमली डिक्लेयर होते हैं। एक कॉन्वोकेशन भी मैंने 4 साल में पहला कॉन्वोकेशन लास्ट ईयर 2016 में कराया है महामहिम राज्यपाल के द्वारा। हमने 2 इंटरनेशनल सेमिनार वहाँ पर किए हैं और नेशनल सेमिनार 3-4 हमने किए हैं। तो जितना भी हमारे पास लिमिटेड छोटा हमारा ये कैंपस है, लेकिन आपको मौका मिले आप विजिट करें, आपको बुलाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगा। वेल सिस्टमेटाइज है, डिसिप्लिन के हिसाब से बने हुए हैं और डॉक्यूमेंटेशन को बड़े अच्छे ढंग से रखे गए हैं। तो मुझे लगता है कि श्रीदेव सुमन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बातचीत हॉल में है, एक बहुत ही अच्छा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बना हुआ है। जहाँ तक हमारे पास सब फैकल्टी एकेडमिक परिसर की बात है, तो ये गोपेश्वर पीजी कॉलेज को उसका एक कैंपस बना दिया गया है, जहाँ पर फैकल्टी हम प्रयास कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमें पोस्टें सैंक्शन दे दें, फंड हमें सैंक्शन कराइए। और दूसरा हमारा एक परिसर जो अभी प्लानिंग में है, आपका हरिद्वार रोड पर है, डोईवाला हरिद्वार रोड के बीच क्षेत्र वाला एक जगह है, वहाँ पर 25 एकड़ लैंड हमें मिल जाएगा, तो वहाँ पर अपना एकेडमिक परिसर बनाएंगे। जहाँ तक मेडिकल यूनिवर्सिटी की आपने बात की थी, 1 साल तक मेरा चल रहा है, जैसे आपने बोला था। उस समय सबसे बड़ी समस्या पीएमटी एग्ज़ाम कराने की थी, एंट्रेंस टेस्ट। खैर अब तो जेईई के थ्रू होता है, लेकिन उस समय राज्य स्तर पर होता था। तो वहाँ की समस्या भी वही थी कि उसमें स्टाफ की सभी जगह कमी है, जो आपने बताया, सिवाय 2-4 स्टाफ के बाकी सब उपनल के थ्रू। लेकिन जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, मैन पावर, रिसोर्सेज हैं, उसी में हमें काम चलाना है। और आपकी ब्यूटी तभी होती है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज में कितना अच्छा आप आउटपुट दे सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं, तभी आपकी एक मान्यता हो जाती है। तो हमने आपका जो ईश्वर का आशीर्वाद रहा है और जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिला है, स्पेशली महामहिम राज्यपाल जी द्वारा और हमारे जो मिनिस्टर्स थे, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ के, उनके द्वारा हरक सिंह रावत जी उस समय थे, तो इन लोगों के सहयोग से हमने पीएमटी का बहुत अच्छे ढंग से किया है। और हमने उसके एग्ज़ाम होने से एक दिन पहले जो है पुलिस डिपार्टमेंट की सहायता से 16-17 जो लोग थे उनको दबोचा है होटलों में, और उनकी जो आंसर सीट्स वगैरह थे वो मिलाए हैं। तो हमारे पेपर नहीं थे, लेकिन वो र्यूमर फाइल रखा था कि पेपर लीक हो सकता है, ये है, हमने प्रिकॉशंस लिया है सब। तो हमने कहा यदि ऐसी कोई बात होगी तो हम सभी जो रातों रात जो है पेपर को जो है दूसरा सेट हम सभी एग्ज़ाम सेंटर में दे देंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से, बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर से वो एग्ज़ाम हमने कंडक्ट कराए। तो हमारा एक अचीवमेंट वो भी था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जहाँ तक टेक्निकल यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर जब मैंने ज्वाइनिंग की थी तो प्रॉब्लम थी, स्ट्राइक चल रहा था, हमारे नॉन टीचिंग स्ट्राइक धरने पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे, फैकल्टी WIT के सब स्ट्राइक धरने पर थे, पूरा कोलैप्स सिस्टम हो चुका था। लेकिन सभी से हमने उनसे डायलॉग स्थापित किए हैं कि आप यूनिवर्सिटी के फेवर में कैसे काम कर सकते हैं। जो उनकी लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ थे, जो हमारे परव्यू में थे, उसको रिजॉल्व किया है। जो सरकार के परव्यू में, सरकार को रिफ़र किया है।
और हमने WIT के डायरेक्टर, अपने रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोलर ऑफिसर, जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, सबसे लेकर उनकी समस्याएं बोले क्या प्रॉब्लम है, हमारे स्टाफ की प्रॉब्लम क्या है, फैकल्टी की प्रॉब्लम क्या है, छात्रों की प्रॉब्लम क्या है। तो अधिकांश प्रॉब्लम हमने अपने लेवल पर जो फाइनेंस कमेटी है उसके द्वारा, एग्जामिनेशन कमेटी है, वहाँ उसके पुटअप केस को करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कराई है। बाकी कुछ मामले कोर्ट में जो पेंडिंग है वो तो कोर्ट के डिसीजन के बाद ही होगा, क्योंकि सब जुडिस मैटर पर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। शासन से निवेदन करेंगे कि हमारे यहाँ पर जो फैकल्टी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में, इवन मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी, सभी यूनिवर्सिटी की जो नई यूनिवर्सिटी है, फैकल्टी बहुत कम है। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो अवश्य सरकार को उस पर सोचना पड़ेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट एक यूनिवर्सिटी चलाने के लिए जो 70, 80 या 90 लोगों की एक ज़रूरत होती है, मीन जो चीज़ें हैं वो अवश्य देना पड़ेगा और उसमें ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं स्पेशली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और रिमोट एरिया चमोली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हमारी एक भावनाएं भी होती हैं कि हमारे जो बच्चे हैं हम उसी बैकग्राउंड से निकले हैं, किस परिस्थितियों में माँ बाप किन परिस्थितियों में पढ़ाते हैं, पेरेंट्स की पोजीशन क्या है, स्पेशली महिलाओं की। मदर्स जो हैं हमारी शिक्षा के सबसे पहले शिक्षक होती हैं, शिक्षा जगत में जो सिखाती है आपको। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में महिलाएं जो हैं पूरे परिवार संभालते हैं। तो इसीलिए मेरा एक ध्यान रहता है कि जो हमारी छात्राएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाए, उनको अच्छी शिक्षा मिले। दूर दराज में जो लोग हैं, डाउन ट्रोडन पीपल हैं, SC ST पीपल हैं, बैकवर्ड के लोग हैं, इवन जनरल सोसाइटी में भी जो इकोनॉमिकली बड़े पुअर हैं, बहुत सारे इतने गरीब परिवार के लोग हैं, उनको कैसे हम शिक्षा का द्वारा उनको प्रचार प्रसार करें, ये हमारा एक लक्ष्य है। अभी आपने प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, हमारे माननीय राज्यपाल जी ने बोला है कि आप प्रत्येक यूनिवर्सिटी 5 गाँव को अडॉप्ट करें और उसमें जो भारत सरकार के कार्यक्रम हैं या स्टेट के कार्यक्रम हैं, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आए, सामाजिक व्यवस्था में वो अपना को एक भागीदारी निभाएं, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएं और उसमें जागृति पैदा करें। जैसे स्वच्छता अभियान है, नमामि गंगे अभियान है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान है, बहुत सारे जो प्रोग्राम भारत सरकार के हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। लिटरेसी रेट को हम कैसे बढ़ाएं, जो अनपढ़ महिलाएं हैं गांव में उनको थोड़ा साक्षर करना, कम से कम अपना हस्ताक्षर तो कर लें, क्योंकि इस स्टेज में बहुत सारे एज ग्रुप के लोग होते हैं, लेकिन कम से कम आप अपना हस्ताक्षर करना जाने ताकि उनको लगे कि कोई हमारी जगह पर हमसे कोई चीटिंग न करें। तो हमारी ये मान्यता है कि कम से कम एक गाँव में लिटरेसी रेट हमारा बढ़े कि एट पार विद केरला वगैरह हम लोग आ जाए। लेकिन हमें खुशी है कि हमारी छात्राएं बहुत अच्छी कर रही हैं उत्तराखंड में। अब जो हमारे कंपटीशन के जितने भी होते हैं छात्राएं, दे आर डूइंग बेटर। सर, जब सरकारें दावा करती हैं सस्ती और सुलभ शिक्षा का, ऐसे दौर में जब आप दुनिया में हेल्थ के पायदान पे सबसे नीचे खड़े हों, 1 लाख पे 4 डॉक्टर का जो आंकड़ा है वैश्विक लेवल पे, ऐसे दौर में मेडिकल एजुकेशन को महंगा करने का क्या औचित्य बनता है? जैसा कभी आपके संज्ञान में होगा कि सरकार ने एक फैसला लिया कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं अपनी फीस खुद एक कमेटी बना के डिसाइड कर सकते हैं। उसकी आड़ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने 400% फीस में बढ़ोतरी कर दी। उत्तराखंड जिस भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है उसके लिहाज से ये कितना प्रायोगिक और प्रैक्टिकल साबित होगा और इसका उत्तराखंड के भविष्य में चल के क्या मतलब इसका परिणाम आएगा? देखिए, जहाँ तक कि आपने फीस वृद्धि की बात की है, एक पॉलिसी मैटर है जो राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इस पर मैं कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा और मेरा कोई कमेंट्स करने पर इस पर अधिकार बनता है। पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर सरकार नीतिगत निर्णय लेती है, तो उसमें मेरा कमेंट्स करना ठीक नहीं। सर, एक शिक्षाविद के नाते आप क्या सोचते हैं? मेरा पर्सनल व्यू है, ये कोई मैं एज ए वाइस चांसलर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड का बाशिंदा हूँ। मैं यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति से जो है पूरी तरह से विज्ञ हूँ। एक फीस जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी में लोग, बच्चों की धारणा होती है, माँ बाप की धारणा होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और इंजीनियर तो आजकल खैर बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन डॉक्टर का जो अभी भी जो कंपटीशन है ऑल इंडिया लेवल का, और इसलिए आजकल जो कंपटीशन के प्रवेश हो रहे हैं वो नीट के थ्रू हो रहे हैं। तो बच्चा इतना मेहनत करता है। अगर उत्तराखंड में हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली अगर आप 4 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दीजिए, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर एंड देहरादून, बाकी जो हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पहाड़ों में, तो मुझे पता है कि वहाँ की जो हमारी इकोनॉमी है इतना साउंड नहीं है। इवन एक परिवार में अगर आप दूर चले जाओ,
रोजी रोटी के लिए लोगों को अभी भी तरसना पड़ता है, और उसकी एवरेज जो इनकम है मुझे लगता है दूर दराज में 8-9 हज़ार 10 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। तो अब गरीब बच्चा जो अपने कंपटीशन के थ्रू आता है और उसको डॉक्टर बनने की उसकी चॉइस है, जो कि उसके फादर्स की भी है, मदर की भी है, और होने भी चाहे। इक्विटी, राइट ऑफ इक्विटी सभी को है। जब तक इक्विटी नहीं आएगी तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा समाज में। तो बच्चा जो नीट के थ्रू आ रहा है, तो अब फीस में बढ़ोतरी कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक हमारे यहाँ फीस निर्धारण कमेटी है जो कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से की उपस्थिति में है, चेयरमैन उसके होते हैं। उन्होंने किस प्रकार के निर्णय लिए इस पर कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन अवश्य ही जो फीस बढ़नी चाहिए एक हमारे यहाँ के आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रख के होना चाहिए। विशेषकर जो है पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ के बच्चों के, वहाँ के पेरेंट्स की जो इकोनॉमी है वो कितना अफोर्ड्स कर सकते हैं, अपने बच्चों को किस प्रकार से अच्छा एक मेडिकल का एजुकेशन दे सकते हैं। तो उसमें एक नियमानुसार बढ़ोतरी हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एकदम से जो आपके रैंडमली या बहुत ही पीक उसमें अगर आप बढ़ोतरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उतना फायदेमंद नहीं है, न राज्य के लिए है न यहाँ के बच्चों के लिए है। अच्छी पहल की है रावत साहब, आपने बहुत अच्छी पहल की है। जब आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ बुलाया तो मुझे ध्यान है भी आपने पिछले दिनों एक बड़ा सेमिनार कराया था, उसमें एक स्वर में उन सब ने कहा कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो आउट ऑफ डेट हो चुका है, वो अपडेट नहीं है। हमारी इंडस्ट्री की जो ज़रूरत है उस हिसाब के बच्चे प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं कॉलेजेस से। तो ये जो समस्या है इसको कैसे आप इससे निपटेंगे, और जो आपके वर्तमान में पाठ्यक्रम चल रहे हैं उसे कैसे मॉडर्न और अपडेट करेंगे? बिल्कुल आपने सही बोला है, इसीलिए हमने हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है एकेडमिक काउंसिल में, उसमें इंडस्ट्रीज की भागीदारी जरूरी है। और जब तक वो एकेडमिक काउंसिल में उनकी रिक्वायरमेंट नहीं बताएंगे, हमारी रिक्वायरमेंट ये है जो हमारा जो अभी प्रेजेंट सिलेबस है उसमें क्या क्या बदलाव की आवश्यकता है, वो क्या चीज़ उसमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो उनके विचारों से हम अवगत होंगे और अवश्य ही जो उनके विचार आएंगे उसको हम अपने एकेडमिक काउंसिल के थ्रू अपने सिलेबस कमेटी में उसको रखेंगे और उसमें बदलाव करेंगे। फेस टू फेस में आने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, अपने अनुभव शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आप आए और अपनी। पहाड़ प्रतीक होता है संघर्ष का, पहाड़ प्रतीक होता है जज्बे का। डॉक्टर US रावत ने जैसा कि बताया, पहाड़ से निकल के एक संघर्ष किया और आज वो खुद एक पहाड़ जैसा व्यक्तित्व बन चुके हैं। इस राज्य में और इस देश में एक शिक्षाविद के नाते अपनी अलग पहचान रखते हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे ऐसी किसी अन्य शख्सियत के साथ, तब तक आप देखते रहिए साधना प्लस।